11th क्लास शुरू हो रही है, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये कंप्लीट आएगा बच्चे। और आयोनिक इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू टाइम हम थोड़ा सा सेट करके आपको बता देंगे कहां तक हम डिस्कशन करेंगे। टोटल लेक्चर्स आर 9। क्लियर? चलो ये तो बता दो, हाथ खड़े करके 100 से ऊपर कितने बच्चों के नंबर है, मोर देन 100? तो ठीक है, 50% जनता तो 100 से ऊपर है। अच्छा, अब 120 से ऊपर, 120 से ऊपर, बाकी नीचे कर लो। क्विट मोल कॉन्सेप्ट और सोल्यूशन अच्छे चैप्टर है। 33% जनता 120 से ऊपर है। अब यूं करना, 140 से ऊपर और 140 वाले 140 और अबो। अब रह गई 15 से 20% जनता 140 और 140 से अबो। अब 150 एंड अबो, इसके बाद नहीं पूछूंगा। 120, 150 और उससे ऊपर। 3 बच्चे अभी तक टिके हुए हैं, 10% जनता अप्रोक्सीमेट 150 और अबो वाले, है ना? तो ये तीनों बता सकते हैं इनके नंबर आए कितने, 150 और अबो वाले? मिताली कितने आए बच्चे? अच्छा जी, और दूसरा बच्चा कौन है जिनके 3 हाथ खड़े? 150 कौन, कीरत है? ओके, और तीसरा कौन है? ये तो उसका माइक सही नहीं होगा। चलो शुरू करें भाई, एक बहुत बढ़िया चैप्टर है हमारे पास, काव्या। काव्या बेटा, चलो कितने आए बेटा? 100 से भी कम है? ओके, लो जी, एक बार पेपर को रीचेक कर लेना, उस पर डाउट टिक मार लेना, हम मौका देखकर उनके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है? वैसे मेरे पास पेपर बना पड़ा है, लेकिन इक्विलिब्रियम शुरू कर लेते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पेपर भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो डाउट आज शेड्यूल्ड नहीं है बच्चे, शायद कल लगेगी। ठीक है, आज शेड्यूल्ड नहीं है ना। एक बार पढ़ अभी करना है? हाँ, मतलब उसको एक बार आप रीचेक कर लो, जहां आपको लगता है कि यार उस टाइम पे जब पेपर चल रहा था हिट नहीं कर पाए, तो एक बार रिवीजन में पता चल जाता है कहाँ दिक्कत है, फिर मेरे को आप उस पर बात कर लो, नहीं? ठीक है, चलो। आराध्या, आराध्या पकड़ में आ गया। आराध्या बता भाई, तेरी आवाज ही मेरी कानों में पड़ती, मेरे को आराध्या की समझ आती है, आराध्या बोल रहा है। आराध्या बोल बेटा। हाँ आराध्या, नंबर बताने पड़ेंगे। 139। ओके, टोटल कितना है? 500? बता दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? नहीं, वो साक्षी हंसती है हर बात पे। टोटल मतलब 550, 530, 570 ऐसा कुछ? चलो, आराध्या नहीं इंटरेस्टेड नहीं है, कोई बात नहीं। चलो, इंट्रोडक्शन पे बात चल रही है बच्चे, ध्यान से सुनना कि है क्या, एक एक बात को समझ के चलो। टाइम अपने पास इनफ है इसके लिए, मतलब जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा है। इंट्रोडक्शन क्लियर? इक्विलिब्रियम इज द स्टेट, इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जिसपे में कुछ ऑब्जर्वेशन आएंगे बच्चे, गलती से भी इधर उधर मत झांकना। क्लियर? इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट है जिसपे कुछ ऑब्जर्वेशन आएंगे। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जिसपे कुछ ऑब्जर्वेशन आएंगे। क्या ऑब्जर्वेशन आएंगे? रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट, रेट मतलब स्पीड ऑफ द बैकवर्ड के बराबर हो जाएगी। पहली बात, धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि फिर भी ये चैप्टर आराम से हो जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आगे जाने का रेट पीछे जाने के रेट के बराबर हो जाए, हम उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और शॉर्ट में लिखें इसको आर एफ इज इक्वल टू आर बी। रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इतनी बात क्लियर हुई? रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। दूसरी बात ध्यान से सुनना, इस पे होता पता है क्या बच्चे? कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज, कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट। कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट। वो मेजरेबल प्रॉपर्टी हो सकता है कलर हो, कलर की इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गई। हो सकता है डेंसिटी हो, जो आपको दिख सकती हो, कांस्टेंट हो गई। हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन हो, जो कांस्टेंट हो गई।
कलर का, डेंसिटी का, कॉन्सेंट्रेशन का। हो सकता है कोई फिजिकल इक्विलिब्रियम चल रहा हो तो वेपर प्रेशर हो सकता है कोई फिजिकल इक्विलिब्रियम चल रहा हो तो एमपीबीपी हो। क्लियर? तो इस टाइप से आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़कर आए हो, आपको तो अच्छी तरह से पता है वेपर प्रेशर के बारे में। याद करो एक लाइन, अंडर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, when the equilibrium is established, then the pressure exerted by the vapors on the surface of liquid is known as vapor pressure at constant temperature। याद आया? तो वेपर प्रेशर उस इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट हो गया। तो मैंने क्या कहा, कुछ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज या मेजरेबल प्रॉपर्टीज जिनका मेजरमेंट हो सकता है वो क्या हो गई है बच्चे, कांस्टेंट। तो दो बातों को दिमाग में अच्छी तरह से लेकर चलो, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड, आगे जाने का रेट पीछे आने के रेट के बराबर। और कोई ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी ये हो सकता है कि कलर हो सकता है डेंसिटी हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है वेपर प्रेशर हो सकता है एमपीबीपी कुछ भी हो सकते हैं, क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात तीसरे नंबर पे बोल रहा हूं, क्या, इट इज ऑलवेज इन मूवमेंट, इट इज ऑलवेज इन मूवमेंट। और इसका एक इजी वर्ड बता दूं, इट इज डायनामिक इन नेचर। फील्ड लाइक, सीम्स लाइक रुका हुआ है, ऐसे लगता है कि रुक गया, इट सीम्स लाइक स्टॉप्ड, स्टैटिक, बट एक्चुअली ये चलता रहता है, एक्चुअली चलता रहता है। तो इंट्रोडक्शन में इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट, फिर क्या हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर हो गया, मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो गई, और ये हमेशा मूवमेंट में रहता है, ऑलवेज इन द मोशन, ऑलवेज इन द मोशन, ऑलवेज इन द मोशन। अगर आप इस पर ग्राफिकली चलना चाहते हो तो वैसे बाद में ढेरों बार आएगा ही आएगा। आप रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हो, क्लियर, और एक कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम की बात कर रहे हो, क्लियर। कॉन्सेंट्रेशन, लिसन केयरफुली, मैंने क्या कहा, रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ये धीरे 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 रिएक्शन आगे बढ़ रही है, यहां चेक करें अगर हम, तो किसी एक पॉइंट पे आकर, किसी एक पॉइंट पे आकर हमें क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम। टाइम का और रेट का हमने जब ग्राफ प्लॉट किया तो आप चेक करो, जीरो कौन थे, प्रोडक्ट्स, मैक्सिमम कौन थे, रिएक्टेंट। तो इसको आपने क्या बोल दिया, रेट ऑफ फॉरवर्ड। इसको आपने फॉरवर्ड जा रहा है तो धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होते जा रहे हैं, ये बैकवर्ड। लेकिन एक स्टेट ऐसी आई जो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड हो गया। और अगर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हो, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस, ये रेट वर्सेस टाइम था, ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस, तो डिक्रीज किया डिक्रीज किया डिक्रीज किया, ये इंक्रीज किया, ये कौन था, रिएक्टेंट था। एक मोमेंट ऐसा आया जब दोनों टाइम एक्सिस के पैरेलल में चल पड़े। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कांस्टेंट होना अलग बात है और सेम होना अलग बात है। रेट सेम होंगे गारंटीड, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन सेम होंगी ये बात की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, चाहे वो 4 मोल पर लीटर हो, चाहे 3 मोल पर लीटर हो, चाहे 2 मोल पर लीटर हो, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस पूरे पेज पे जो जो बातें लिखी हुई हैं क्या आपके दिमाग में सेट हो रही हैं? इंट्रोडक्शन क्या हुआ, द स्टेट व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू बैकवर्ड, और दूसरा मेजरेबल ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी क्या हो गई बच्चे, कांस्टेंट। इसको तसल्ली से देख लो, कोई क्वेश्चनिंग करनी है क्वेश्चनिंग कर लो। बच्चे पता है क्या होता है, जैसे जैसे टाइम के चलेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है बच्चे, एक ऐसा मोमेंट आया जिसपे जो रिएक्टेंट है ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन में हमें चेंज नहीं दिख रहा। मैं तुम्हें ना कनेक्ट करूंगा, तुम तुरंत समझ भी जाओगी। देखो, हम ना मान के चले हम ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे, हम ना पिछला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर ना हमने पता है क्या किया था, हमने पता है क्या किया था, इस टाइप से एक मैनोमीटर लिया, मैनोमीटर लेकर उसके अंदर हमने मरकरी वर्करी सोचा, आपको याद आ जाएगा, ठीक है, वेपर प्रेशर। इसमें मैंने आपको बताया नितिका कि जब इस मरकरी का लेवल अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन चले जा रहा है, अप डाउन, तब तक हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, तब तक हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जब मरकरी का लेवल, मरकरी का लेवल, मरकरी का लेवल फिक्स हो गया, ठीक है, तो तुमने सोच लिया कि आगे जाने का रेट पीछे जाने के रेट के क्या हो गया, बराबर हो गया। आगे जाने का रेट पीछे जाने के रेट के, इसके अलावा अमाउंट ऑफ द वेपर, अमाउंट ऑफ द वेपर एट इक्विलिब्रियम, अमाउंट, अमाउंट,
अब ये थोड़ी कहोगे अमाउंट ऑफ वेपर एंड अमाउंट ऑफ द लिक्विड बराबर हो गए, ये थोड़ी बोलोगे, तुम बोलोगे कांस्टेंट हो गई है, उनकी अमाउंट फिक्स हो गई है। मान लो यहाँ जो वेपर है ना नितिका, यहाँ जो वेपर है ना बच्चे, मान लो 10 ग्राम है, तो अब वो इक्विलिब्रियम पे 10 ग्राम ही रहेगी, वो 11 ग्राम नहीं होगी। मान लो 11 होने की कोशिश करेगी, हाथों हाथ कंडेंस होकर बैकवर्ड हो जाएगी। तो कांस्टेंट होना और इक्वल होने में फर्क है। यहां मरकरी का लेवल फिक्स हुआ तो रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन जैसी तुमने अमाउंट की बात की तो वेपर का अमाउंट और लिक्विड का अमाउंट बराबर नहीं हुआ, फिक्स हुआ है। हाँ ये समझना है हमें, ठीक है ना। तो ये एक इंट्रोडक्शन था जिसकी ये तीनों बातें इनफाइनेट टाइम्स रिवाइज होंगी, इनफाइनेट टाइम्स रिवाइज होंगे, इनफाइनेट टाइम्स। तो एक बार इसमें कोई दिक्कत आ रही है जल्दी से बात कर लो, अगर नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूं। पक्का? चलो, अब एक्चुअल में हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम है ना बच्चे, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में जानना शुरू कर देते हैं। अब मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, अगर कोई डाउट हो तो मेरे से बात कर लेना। फिजिकल इक्विलिब्रियम लास्ट राउंड में पढ़ लेंगे। अब आज ही हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे आपको दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर, वो सारा आज इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं केमिकल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, हेडिंग तो वैसे भी चैप्टर का नाम था, लेकिन चैप्टर इक्विलिब्रियम नाम था। पहली बात, जब कोई केमिकल स्पीसीज इन्वॉल्व हो, व्हेन केमिकल स्पीसीज इज इन्वॉल्व्ड इन द इक्विलिब्रियम, तो उसका नाम हमने क्या कर दिया बच्चे, केमिकल इक्विलिब्रियम। जब कोई केमिकल स्पीसीज इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व हो जाए उसका नाम हो जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। दूसरी बात, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। आप बोलोगे अभी तो बताए थे, हाँ जी बिल्कुल बताए थे, वो सारे के सारे मैंने बताने हैं वापस, और फिर आपसे उनके बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, पहला करेक्टरिस्टिक क्या हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है जी, कोई भी एक मेजरेबल प्रॉपर्टी मिनिमम वन क्या होगी बच्चे, कांस्टेंट। ठीक है जी, कोई भी एक मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या हो गई है, कांस्टेंट। अगर आप मेरे को मेरी बात समझ में आ गई तो, मेजरेबल प्रॉपर्टी, रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी आपके पास क्या होगी, कांस्टेंट। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, इसके लिए आप चाहो तो मैं आपको एग्जांपल सेट करके दे सकता हूं। सुनो, ये मेरे पास NO2 है, ओके, ये मेरे पास इक्विलिब्रियम में N2O4, इन दोनों के बीच एक इक्विलिब्रियम सेट हुआ। इसका कलर हो सकता है आप में से मैक्सिमम बच्चों को पता हो, इट इज रेड ब्राउन इन कलर। और सॉरी, इसके बारे में आपको पता हो कि ये कैसा है, कलरलेस। ठीक है, ये फ्रीज होएगा, ये मिलता है आपको कितने डिग्री पे, ये 0 डिग्री पे, और ये आपको मिलता है हाई टेम्परेचर 100 डिग्री के आसपास। लेकिन 25 डिग्री पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होते ही, 25 डिग्री पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होते ही इसका कलर पता है कैसे होता है बच्चे, पेल ब्राउन। तो मैंने क्या कहा था कि ये कैसा है, रेड ब्राउन, ये कैसा है, कलरलेस। लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ तो कलर कैसा आया, पेल ब्राउन। कितने पे, 25 डिग्री पे। तो मेरे कहने का क्या मतलब था, मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो गई, तो पीछे मैंने कॉन्सेंट्रेशन सिखाई, अब मैं आपको क्या सिखाना शुरू कर गया, कलर। NO2 N2O4 का एक इक्विलिब्रियम था बच्चे, N2O4 में अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर आप कई सारे पढ़ चुके हो, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं। NO2 में एक यूपी पड़ा हुआ है, चैप्टर का नाम फिर केमिकल बॉन्डिंग, गोली मारो। कलरफुल है, कलरलेस है, लेकिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब इक्विलिब्रियम आया तो ये पेल ब्राउन है। लेकिन पेल ब्राउन कलर बदल नहीं रहा, जैसे पीछे लेवल ऑफ मर्करी नहीं बदल रहा था ना, तो इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स रेट ऑफ बैकवर्ड हो गया, और एक मेजरेबल प्रॉपर्टी वो कौन, कलर, कांस्टेंट हो गया। नहीं नहीं नहीं, मिनिमम एक कांस्टेंट होगी, एनी मिनिमम वन प्रॉपर्टी। दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, मिनिमम एक तो कांस्टेंट होगी जिससे आप इसका फीचर बता सकते हो। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, समझ में आ गया। कोई भी मिजरेबल प्रॉपर्टी आपके पास कांस्टेंट होगी, ये भी समझ में आ गया। क्लियर। अब इसमें मैंने कलर की बात कर ली, और जब आप किरत, जब आप कॉन्सेंट्रेशन की बात करोगे वो भी यहाँ कांस्टेंट ही मिलेगा, दूसरी प्रॉपर्टी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी।
तो मिनिमम एक प्रॉपर्टी कांस्टेंट होनी चाहिए, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी, जो ऑब्जर्व हो सकती हो, जो नेकेड आई से दिखती हो, या जिसको मेजर कर सकते हो कोई एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से। फिर इट इज डायनामिक इन नेचर। इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। N2 3H2 अमोनिया। तो कौन कौन सी स्पीसीज एट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती हैं जी? एट इक्विलिब्रियम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया। ठीक है, अब मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं वो कैसे है? एक्सपेरिमेंट नंबर 1, मैंने इसमें ड्यूटीरियम हैवी हाइड्रोजन मिक्स कर दिया। मैंने इसके अंदर हैवी हाइड्रोजन मिक्स कर दिया, ड्यूटीरियम। तो अगर मेरे को इक्विलिब्रियम पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, अमोनिया ही मिलते हैं, क्लियर, इसका मतलब इट इज स्टैटिक। इफ लिखा है, इफ इट इज स्टैटिक। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, आपको इसमें एन एच डी टू भी मिलता है, एन एच टू डी भी मिलता है, एन डी थ्री भी मिलता है, एच डी भी मिलता है, आपको सब मिलते हैं इसके अंदर। वापस सुन लो, मैंने क्या किया, इस इक्विलिब्रियम के अंदर जब इक्विलिब्रियम N2H2 अमोनिया पे था ना बच्चे, तो मैंने इसमें ड्यूटीरियम मिक्स कर दी। ड्यूटीरियम का केमिकल प्रॉपर्टीज तो हाइड्रोजन जैसी होंगी, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो मैच ही करती हैं पुत्र। तो हाइड्रोजन के साथ ही केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यूटीरियम की मैच कर रही थी। ये भाई साहब अगर रिएक्शन कर गए, अगर रिएक्शन कर गए, तो हमने क्या देखा प्रैक्टिकली, हमने क्या देखा प्रैक्टिकली, हमने क्या देखा प्रैक्टिकली, मुझे वहां एच भी मिला, मुझे ND3 भी मिला, मुझे NH2D भी मिला, मुझे NHD2 भी मिला। इससे मैंने प्रूव किया कि कहीं ना कहीं रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे भी अंडर मूवमेंट है। डायनामिक का मतलब समझे ना, कि जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश भी हो जाए, इक्विलिब्रियम आ भी जाए, तो भी रिएक्शन आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलती रहती है। लेकिन हमें लगता है इट सीम्स लाइक स्टैट, मतलब रुक गई है, मतलब बंद हो गई है, लेकिन बंद नहीं होती। उसका प्रूव है, क्या प्रूव है, क्या, कि हमें सारे कंपाउंड मिले, इसका मतलब एन एन का बॉन्ड अभी भी ब्रेक कर रहा था, एच एच का बॉन्ड अभी भी ब्रेक कर रहा था, और एन एच का न्यू फॉर्मेशन अभी भी कॉन्टिन्यू था। बोलो जी। मेरे पास एक कंटेनर में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है। मैंने वेट किया 10-15 मिनट, 20 मिनट हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, कि ये कंपाउंड अब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर दे, ये रिएक्शन हो गई। फिर मैंने इसमें ड्यूटीरियम मिक्स कर लिया, आधे घंटे बाद चेक किया, तो मुझे वहां N2H2D2 अमोनिया नहीं, मुझे वहां NHD2, NH2D, ND3HD सब मिले। तो इससे मैं प्रूव कर गया रिएक्शन अभी भी, बॉन्ड टूट भी रहे हैं और बन भी रहे हैं, मतलब लगा ऐसे था रुक गई है, बट इट इज नॉट इन स्टैटिक मोड, इट इज इन द डायनामिक मोड। अब क्लियर हुई बात? तो पिछली तीनों बातें समझाई हैं, लेकिन थोड़ा एक्सप्लोर ज्यादा कर लिया। अब वही रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो गया दूसरा, क्लियर। कोई मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट होगी मिनिमम 1, और मैंने NO2 का N2O4 का एग्जांपल ले लिया कि पेल ब्राउन कलर मुझे इक्विलिब्रियम पे मिला, जबकि NO2 खुद स्टार्ट करूं तो रेड था, क्लियर। इसी को जोड़कर अब मैं जो अगली बात आपके दिमाग में डालूंगा, आपके पहले कंसर्न ले लूं, ABC में 3 पॉइंट में किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलो, पक्का पूछने वाला हूं थोड़ी देर में सभी से, इक्विलिब्रियम में बच्चों से बात करा करता हूं मैं, कि जो इसके कैरेक्टरिस्टिक थे वो जल्दी जल्दी बोल दो। अभी मैं पूरे कर दूं फिर पूछूंगा आपसे। लो जी, इसका जो डी पॉइंट है बच्चे, इसका डी पॉइंट आपको याद ही आ जाएगा। मैं उस एक्सपेरिमेंट पे ले जाऊं जो भी थोड़ी देर पहले कीरत ने पूछा था, कीरत ने पूछा था शायद ना, ये वाला, ये वाला। देखा इसमें कौन था? एक था गैस, दूसरा कौन था, लिक्विड। क्या आप इस कंटेनर को क्लोज करोगे कि ओपन ही रख लोगे? नहीं तो गैस क्या करेगी बच्चे, स्केप करेगी, क्लियर है। इसीलिए जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। इफ गैस
is involved in the equilibrium, then container should be closed. अगर कंटेनर क्लोज नहीं होएगा, इफ ओपन, इफ कंटेनर इज ओपन, अगर कंटेनर कहीं आपके पास ओपन हो गया, अगर कंटेनर कहीं ओपन हो गया तो होएगा क्या, गैस धीरे धीरे एस्केप करती रहेगी। अगर गैस धीरे धीरे एस्केप करेगी तो कभी भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं करेगा। ये नहीं कि सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इफ द गैस इन्वॉल्व देन इट शुड बी इन द क्लोज, व्हाई शुड बी द क्लोज, व्हाई शुड बी द क्लोज। तो उसका जवाब दिया, अगर ये क्लोज नहीं होएगा तो गैस एस्केप करती रहेगी, फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, फाइनली क्लियर क्या, एंड हो जाएगी, डेड हो जाएगी रिएक्शन, इसका मतलब इरिवर्सिबल हो जाएगी। बोलो जी, अगर गैस इन्वॉल्व हो तो इक्विलिब्रियम शुड बी स्टैब्लिश इन द क्लोज कंटेनर। चलो, कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। बस रिएक्शन को ये क्या कर सकता है कैटलिस्ट, या तो स्पीड अप कर देगा या स्पीड डाउन, अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो स्पीड अप कर देगा, बट ये कि इक्विलिब्रियम पॉइंट को नहीं बदलेगा। जो इक्विलिब्रियम पॉइंट जब आना है तभी आना है, बस ज्यादा से ज्यादा इसकी स्पीड बढ़ा सकता है, घटा सकता है। कैटलिस्ट का ओवरऑल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बोलो जी, इक्विलिब्रियम का जो लाइफ है, इक्विलिब्रियम का जो लाइफ टाइम है, उम्र है इसकी, अगर कंटेनर क्लोज रहता है और इसमें कोई आप छेड़खानी नहीं करते हो, तो कोई बता सकता है कि इसका लाइफ टाइम क्या होता होगा। चलते रहने दो, कोई रोक थोड़ी रहा उसको। इफ नो डिस्टरबेंस, इफ नो डिस्टरबेंस, इफ नो डिस्टरबेंस, then then the lifetime of the equilibrium reaction or the equilibrium is infinite, मतलब ये लंबे टाइम तक चलता 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 ही रहने वाला है। एक बार जल्दी से इनको रीड करो विद इन फ्यू सेकेंड्स, 5 सेकेंड, कोई बात हो तो पूछो। है बच्चे कुछ? इसको देखो बेटा, ठीक है। चल, लास्ट एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल, equilibrium reaction can be started from either direction. सुनो जी कैसे, अगर मैं N2O4 से स्टार्ट करूं 25 डिग्री पे, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होएगा तो कलर पेल ब्राउनी आना है। और अगर मैं NO2 से स्टार्ट करूं, N2O4 बनाऊं, तो भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इक्विलिब्रियम स्टैबिल होने, तो मेरे पास तब भी पेल ब्राउन कलर ही आना है। तो क्या मतलब निकला, इक्विलिब्रियम कैन बी स्टैब्लिश फ्रॉम एनी ऑफ द डायरेक्शन। चाहे आप N2O4 से स्टार्ट कर लो, चाहे आप NO2 से स्टार्ट कर लो, इक्विलिब्रियम तो पेल ब्राउन कलर ही लेकर आएगा अगर इक्विलिब्रियम में दोनों स्पीसीज इन्वॉल्व होंगी। अगर इक्विलिब्रियम में ये दोनों स्पीसीज इन्वॉल्व होंगी तो कलर 25 डिग्री पे पेल ब्राउन ही आना है। तो इक्विलिब्रियम को किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो, इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश होएगा तो कलर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर पेल ब्राउन ही आना है। विद इन 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट मुझे इन सारी बातों का रिपीटिशन करना है। rate of forward becomes equal to rate of backward, measurable property constant, dynamic in nature, clear, if gas involved then it should be
it should be established in the closed container. No effect of the catalyst on the equilibrium point. Equilibrium point पे catalyst का कोई effect नहीं. It can be clear speed up or speed down the reaction of the equilibrium. Clear. If reaction equilibrium का जो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम मीन कितने टाइम तक चलेगी. मैंने कहा अगर कोई डिस्टरबेंस नहीं हो तो ये चलती रहेगी, मतलब इनफाइनाइट टाइम इज द लाइफ टाइम ऑफ द इक्विलिब्रियम रिएक्शन. इसके अलावा रिएक्शन कहां से स्टार्ट करो, आपने कहा रिएक्टेंट से स्टार्ट कर दो, चाहे प्रोडक्ट से स्टार्ट कर दो. इफ रिएक्शन इज रिवर्सिबल तो इसने इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ही लेना है, वही कलर मेंटेन कर ही लेना है. इक्विलिब्रियम रिएक्शन कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी ऑफ द डायरेक्शन. रिएक्टेंट से स्टार्ट करोगे तो भी पेल ब्राउन, प्रोडक्ट से स्टार्ट करोगे तो भी पेल ब्राउन हो ही जाना है. ये मेरा 1 मिनट के कम और 30 सेकंड से ज्यादा में रिवीजन था. मैं चाहता हूं ये रिवीजन आप करो. मैं 3 बच्चों से रिवीजन करवा लेता हूं. पेज मैंने चेंज कर दिया है, किसी को इसके बारे में लिखना है. मैं नहीं चाहता कोई नकल मारे इसकी. सो गए क्या? चलो अब कौन कौन इसका रिवीजन कर देगा? आराध्या जल्दी से 30 सेकंड लो और जल्दी से रिवीजन कर दो. गुड. गुड. हम्म. ठीक है ठीक है, अच्छा चल रहा है. देखकर भी बोल दोगे तो याद हो जाएगा. बोल सकते हो देखकर, अभी स्टार्ट है तो देखकर भी बोल सकते हो. सीक्वेंस बनाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर हो गया मेजरेबल. हाँ बोलो बेटा, बोलो बेटा साक्षी. हम्म 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 हम्म, हम्म. इसका जो टोटल लाइफ टाइम है इक्विलिब्रियम का वो इनफाइनाइट है. ठीक है. हाँ, रिएक्टेंट से स्टार्ट करो चाहे प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, इक्विलिब्रियम फेज पे आकर वही कलर, वही डेंसिटी, वही कॉन्सेंट्रेशन, वही सब कुछ वही मिल जाना है जो आप N2O4 से स्टार्ट करो चाहे NO2 से स्टार्ट करो. और कोई बोल रहा था, एक बच्चा और बोल दो जल्दी से. बोलो साक्षी. साक्षी के बाद मेधा, उसके बाद बस 2 बच्चे और बोले, साक्षी और मेधा. पहले साक्षी. हाँ, हम्म हम्म. ठीक है जी, अब मेधा की टर्न है. मेरा स्पीकर सही है बच्चे? बोलो. माइक. हाँ जी. चलो कोई नहीं, आप ना फिर बाद में बोल देना. आपको याद तो है ना बच्चे? चलो. चलो कोई नहीं. अभी 2-3 बच्चे इकट्ठे बाहर हो गए थे मुझे लगता है ना, सीधे हम 3 बच्चे बाहर हो गए थे, वापस सब आ गए हैं लगता है. क्योंकि इस चैप्टर में मिस होना तो गड़बड़ हो जाएगा मामला ना, क्योंकि काफी कनेक्टेड आगे लो ऑफ मास सेक्शन की बात शुरू हो रही है बच्चे. और कम से कम इसमें तो गलती से भी आपको कुछ समझना है ना बच्चे. मैं कह रहा हूं आप मेरी जान खाकर मेरे से रिवाइज करवा लेना, लेकिन इसको मिस मत करना, लो ऑफ मास सेक्शन को. ठीक है जी. इट इज द लो अबाउट द एक्शन ऑफ मास. ये मास के एक्ट करने का लो है. पहली बात, जैसे पिछले मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन था ना हमारे पास पहले पेज पे 15वां 16वां क्वेश्चन, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाई रिएक्ट विद कार्बन इन सीओ फॉर्म, उसमें एक्स लिखा था डिग्री ऑफ, वो इस चैप्टर की टर्न थी वो. क्लियर. तो अब मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनो. साइंटिस्ट का नेम जिसने इस लो ऑफ मास एक्शन को दिया, GULDBERG एंड WAAGE. pronunciation is Gulvergen Wage. क्लियर. सो दिस लो इज गिवन बाय द गुलवर्गन वागे. पहली बात. दूसरी बात, जब आप लो ऑफ मास एक्शन लगा रहे हो तो आपको पता होगा रिएक्शंस के 2 टाइप होते हैं. एक होती है रिवर्सिबल,
जो दोनों डायरेक्शन में चलती हैं, एक होती है इरिवर्सिबल जो एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। इस चैप्टर में हमारे लिए क्लियर नो यूज, इस रिएक्शन का कोई यूज नहीं है। इन दिस चैप्टर इसका कोई यूज नहीं है, क्लियर ना। इस चैप्टर में इरिवर्सिबल का कोई यूज नहीं है। तीसरी बात, व्हाट मीन ऑफ होमोजिनस। होमोजिनस का पता है क्या हो गया, व्हेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, when reactant and products all are in the similar physical state, सबकी फिजिकल स्टेट जब सेम हो तो उसको हम बोल देते हैं क्या, होमोजिनस, होमोजिनस, ठीक है जी। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन, आपका 12वीं क्लास का केमिकल कैरेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या है जी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, C2 माइनस C1, T2 माइनस T1। अगर कोई इसकी यूनिट जानना चाहता है क्लियर, तो वो है कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स, इसको ऐसे बोल सकते हो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। पांचवी बात क्या, ध्यान से सुनते रहना भाई, रेट ऑफ रिएक्शन, होमोजिनस, रिएक्शन के टाइप रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल जो दोनों डायरेक्शन में चले, इरिवर्सिबल जो एक डायरेक्शन में चले, गुलवर्ग वागे की बात हो रही है, या रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है। अब जो पांचवें नंबर पे आके मैं आपको बात बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो और समझ लो, क्लियर। पांचवें नंबर पे एक्टिव मास, बच्चे एक्टिव मास का मतलब था कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव मास का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव मास का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन। कैसे लिखोगे जी, आप तो मोल कॉन्सेप्ट वाले हो, आप तो सॉल्यूशन चैप्टर वाले हो, क्लियर। तो आपके पास एग्जैक्टली इसमें आना क्या है, क्लियर। तो यहां आपके पास आएगा N बाई वी, मतलब मोल बाय वॉल्यूम। ये तो आपको पता ही है कॉन्सेंट्रेशन तो ना। इस चैप्टर में हम इसकी जगह एक्टिव मास यूज कर लेते हैं। एक्टिव मास क्यों, क्योंकि रिएक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में जाए ना तो कॉन्सेंट्रेशन बोल दे, लेकिन यहां दोनों डायरेक्शन में, तो जितना मास एक्टिव है जितना मास रिएक्टेंट है मतलब रिएक्शन कर रहा है उसको हम एक्टिव मास टर्म दे रहे हैं। तो गुलवर्ग वागे ने लो ऑफ मास एक्शन दिया, बिल्कुल दिया जी। रिएक्शन रिवर्सिबल रिवर्सिबल, रिवर्सिबल इस चैप्टर में हमारे काम की है। होमोजेनस जब सबकी फिजिकल स्टेट सेम हो, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, और एक्टिव मास क्लियर मीन मोल बाय मोल बाय मोल बाय वॉल्यूम। शुरू करूं आगे, लो जी। नाउ अब इन भाई साहब ने कहा क्या, बड़ी सिंपल सी बात हो, मैं तो कहता हूं यार 200 साल 500 साल पहले कोई भी कुछ बात बोल गया हो ना तो उतना दम नहीं होता बात के अंदर ना। उसने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द होमोजेनस रिवर्सिबल रिएक्शन is directly proportional to the rate of reaction, ठीक है जी, for the homogeneous reversible reaction, for the homogeneous reversible reaction is क्या, किसी भी homogeneous reversible reaction का रेट क्या है जी, कहते जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने कहा जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। और इस बात को तुम केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ चुके हो कि जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। फिर इसके रट्टे मत मारो, समझो, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ द रिएक्शन ऑफ द होमोजेनस रिवर्सिबल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उसकी कॉन्सेंट्रेशन के। वही सेम कि अगर कॉन्सेंट्रेशन होएगी नहीं, जैसे मैं आपको पिछले चैप्टर में नहीं बोल रहा, एक कमरे में परफ्यूम की स्मेल आ रही तो परफ्यूम होएगा तभी तो आ रही है, एक कमरे में परफ्यूम की स्मेल आ ही नहीं रही,
क्लियर? तो इसका मतलब परफ्यूम होएगा ही नहीं अगर आपका नाक सही सलामत तो, जुकाम वुकाम नहीं लगाओ तो। क्लियर? तो अगर परफ्यूम है तो स्मेल आ रही है, नहीं है तो नहीं आ रही है। तो जब कोई सब्सटेंस होएगा तो उसके एनकाउंटर होंगे, टक्करें होंगी, तब तुम्हें उसकी स्पीड दिखेगी और फिर तुम तक पहुंचेगी, तुम्हें स्मेल आएगी। तो किसी भी रिएक्शन का रेट फॉर द होमोजेनस रिवर्सिबल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ेगा। किसके साथ बढ़ेगा? जैसे जैसे उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, टक्करें बढ़ेंगी। इस बात को मैं मैथमेटिकली भी दिखा देता हूं, अगर आपने लिख लिया हो तो इसको मैथमेटिकली भी दिखा देता हूं, अगर आपने ये सब लिख लिया हो तो। लो जी, बच्चे देखो, N1A N2B साइन ऑफ इक्विलिब्रियम M1C M2D। ठीक है जी, यहां मैंने लिखा रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ए जितनी बार भी लिखा जाएगा, मान लो या 3A है तो 3 बार लिखोगे A इंटू ए। क्लियर है? तो मैंने इसकी जो स्टोक्योमेट्रिक बैलेंस्ड इक्वेशन का अमाउंट था वो पावर बना दिया। यहां मैंने बी लिखा, अगर बी 2 बार हो तो मुझे लिखना पड़ेगा बी इंटू बी। तो बी इंटू बी मतलब बी पावर 2। तो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बैलेंस्ड इक्वेशन का अमाउंट पावर बन जाएगा। इसी को मैंने अब आर एफ लिख दिया, फिर इक्वल का साइन लगा दिया, फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख दिया, फिर ए पावर n1 बी पावर n2 लिखकर इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सेम रेटो बैकवर्ड बच्चे, अब इसमें तुम इंटरफेयर कर सकते हो। सी पावर m1 डी पावर m2। ठीक है जी, तो ये आर बी हो गया, ये के बी हो गया, और यहां सी पावर m1 डी पावर m2, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया गया है। अब जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर हो गया? रेट ऑफ बैकवर्ड के। एट द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड, ये तो हमारी कंडीशन थी शुरू से ही। अब फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2 हमने वैल्यूज पुट कर दी। के एफ ए पावर n1 बी पावर n2 के बी सी पावर m1 डी पावर m2। यहां मैंने लिख दिया के एफ बाय के बी, यहां लिख दिया सी पावर m1 डी पावर m2 ए पावर n1 बी पावर n2, अगर आप मेरे को सुन समझ पा रहे हो तो। और के एफ अपॉन के बी को कलेक्टिवली, के एफ अपॉन के बी को कलेक्टिवली हमने के इक्विलिब्रियम लिख दिया है। के एफ अपॉन के बी, इस पे भी क्वेश्चन आ जाएंगे बच्चे। के एफ अपॉन के बी को कलेक्टिवली हमने के इक्विलिब्रियम लिख दिया, इस पे भी क्वेश्चन बन जाएंगे। के एफ अपॉन के बी कलेक्टिवली इज नोन एज के इक्विलिब्रियम, इस पे क्वेश्चन बनेंगे। के एफ दिया होगा, के बी दिया होगा, रेशियो लेकर के इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो इस पूरे बोर्ड पे काम की बात सिर्फ और सिर्फ एक जो मुझे नजर आ रही है वही आपको दिखनी चाहिए बस। बाकी तो डेरिवेशन दे दिया, रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है जी, तो अब मैं अगले पेज पे जा रहा हूं बच्चे। मैंने कहा जी जो तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसके मेरे पास 3 टाइप है। जब कॉन्सेंट्रेशन मेंशन हो तो इसको केसी, जब पार्शियल प्रेशर्स मेंशन हो तो केपी, और जब मोल फ्रैक्शन जिसके तुम हैबिचुअल हो तो मोल्स बाय टोटल मोल, तो उसको लिख देंगे हम लोग के एक्स। के सी, के पी, के एक्स।
के इक्विलिब्रियम के तीन तरीके के रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, के सी, के पी और के एक्स। के इक्विलिब्रियम के तीन तरीके के रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, के सी, के पी एंड के एक्स। के इक्विलिब्रियम के तीन तरीके के रिप्रेजेंटेशन, के सी, के पी, के एक्स। किसी ने कहा जी मेरे को N2 गैस, 3H2 गैस, साइन ऑफ इक्विलिब्रियम, 2 अमोनिया गैस, इसके केसी केपी लिखकर बताओ। मैंने कहा लिखते हैं जी, ऊपर कौन आएगा, प्रोडक्ट। और एक छोटी सी बात जो मैं पीछे मिस कर गया उसको सुन लो, एक्टिव मास शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट। एक्टिव मास को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिव मास शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट। तो अमोनिया स्क्वायर ब्रैकेट पावर 2, N2 स्क्वायर ब्रैकेट पावर नथिंग, हाइड्रोजन स्क्वायर ब्रैकेट पावर 3। ये केसी है। अगर कोई केपी लिखने में इंटरेस्टेड होएगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया होल स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन नथिंग, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पावर 3। और अगर कोई स्टूडेंट के एक्स लिखने में इंटरेस्टेड होएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया पावर 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन पावर नथिंग एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन पावर 3। सो गई क्या? ठीक है जी। तो कॉन्सेंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर और यहां आपके पास है मोल फ्रैक्शन। तो इक्विलिब्रियम को लिखने के तीन अलग अलग तरीके हो सकते हैं। और कुछ यहां पर हल्की फुल्की इंपॉर्टेंट नोट है, उसको समझ लो। जब भी कभी प्योर सबस्टांस होएगा, आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े हुए बच्चे हो, इधर सॉलिड, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, तो इनका, ये तो प्योर सॉलिड मतलब सोल्यूट हो गया और प्योर लिक्विड मतलब सोलवेंट हो गया। तो इनका जो एक्टिव मास है वो क्या लिखेंगे हम, 1, मतलब यूनिट, मतलब नथिंग। जीरो लिखोगे तो इनफाइनिट या फिर जीरो हो जाएगा ना सब टर्म्स इक्विलिब्रियम में। मान लो मैं इसको, मान लो ये अमोनिया लिक्विड होता तो मान लो मैं इसको जीरो लिख दूं तो केसी जीरो हो जाना था। दैट्स वाई ऐसी अरेंजमेंट मिली कि जब ये प्योर फॉर्म में हो, प्योर का मतलब है या तो सोल्यूट हो या सोलवेंट हो। सोल्यूट हो, सोलवेंट हो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ना हो। जब किसी भी सबस्टांस का कॉन्सेंट्रेशन मेंशन ना कर रखी हो तो उनका जो एक्टिव मास है हम क्या लिखने वाले, यूनिट, मतलब 1, प्योर सबस्टांसेस का। बच्चे समझे मैं क्या कह रहा हूं? जब भी कोई सबस्टांस, सर प्रैक्टिस करके बताओ, ये लो जी, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, साइन ऑफ इक्विलिब्रियम, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, CO2 गैस। इफ यू वांट टू राइट Kc, then you should write active mass of CO2. If you want to write Kp, then you should write partial pressure of CO2. If you want to write X, then you should write X of CO2, nothing else. क्यों जी? और दूसरी बात आपको जो यहां गौर करनी है, नंबर 2, यूनिट ऑफ Kc Kp, यूनिट ऑफ Kc, यूनिट ऑफ Kp, Kx की तो तुम ही बता दोगे, स्मार्ट बच्चे हो सारे के सारे। यूनिटलेस, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की खुद की तो कोई यूनिट होती नहीं है। जब मोल फ्रैक्शन की खुद की कोई यूनिट होएगी नहीं, मोल फ्रैक्शन की खुद की यूनिट होएगी नहीं, तो फिर Kx की क्या यूनिट आ जाएगी? क्लियर ना? जैसा ये खुद है वैसे सारे हैं। तो इसकी अगर यूनिट बनानी हो तो बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं, मोल पर लीटर पावर डेल्टा एन जी, और यहां प्रेशर की टर्म, यहां प्रेशर की टर्म पावर डेल्टा एन जी, मोल पर लीटर पावर डेल्टा एन जी, एटीएम एटमोस्फियर पावर डेल्टा एन जी, यूनिट ऑफ केसी एन केपी, मोल पर लीटर पावर डेल्टा एनजी। अब बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये डेल्टा एनजी कौन है, बस उसी के लिए काम करेंगे, ध्यान से देखते रहो। डेल्टा एनजी पे काम शुरू कर रहे हैं बच्चे। अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो पिछले किसी पेज पर
तो मेरे से बात कर लो। ये हमारा फर्स्ट पेज था, उसके बाद ये हमारा सेकंड पेज, देन इट इज थर्ड पेज, इट इज फोर्थ, नाउ इट इज फिफ्थ पेज जिसपे के इक्विलिब्रियम आया, इट इज सिक्स्थ पेज जिसपे हम केपी केसी यूनिट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और केसी के इक्विलिब्रियम के टाइप। हाँ जी बेटा, डेल्टा एनजी या केड़ा वाला? मैं पहली गल दसी है कि इफ द सबस्टांसेस आर इन द प्योर स्टेट मीन either solid or liquid, that mean it works like solute and solvent, so we have no need to write the concentration mean कि वो है कितना, क्योंकि सोल्यूट है तो प्योर है, सोलवेंट है तो भी प्योर है। तो उस केस में इनकी कॉन्सेंट्रेशन को, इनके एक्टिव मास को हम वन लिखते हैं, मतलब यूनिट लिखते हैं, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, CO2, इट इज इन सॉलिड, इट इज इन गैस, सॉलिड इट इज इन गैस। तो ये प्योर स्टेट, सो इसको कभी भी केसी केपी के रिप्रेजेंटेशन में लिखते नहीं है। ठीक है जी। नाउ अब ध्यान से सुनो भाई, ये जो डेल्टा एनजी ये है क्या? ये आपके पास मोल्स ऑफ द gaseous products माइनस मोल्स ऑफ द gaseous reactants है। मोल्स भी आपने सुना हुआ है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी टर्म आपने सुनी हुई है। क्लियर? तो एक बार चेक करो लिखना क्या है। H2 गैस, I2 गैस चेंज टू 2HI गैस। ठीक है जी, 1 मोल एंड 2 मोल। तो इसका डेल्टा एनजी बच्चे क्या हो गया? 0। तो इसमें जो केसी है और केपी है वो दोनों के दोनों यूनिटलेस और डायमेंशनलेस हो गए हैं। जो डेल्टा एनजी 2 - 2 0, केसी केपी दोनों के दोनों क्या हो गए? यूनिटलेस डायमेंशनलेस हो गए। सिमिलरली मैं PCl5 को PCl3 और क्लोरीन में ब्रेक कर रहा हूं। These all are in the gaseous state. Then you should write delta Ng 2 - 1 1. So what is the unit of Kc? Mole per liter. Kp, it is ATM or bar or Newton per meter square. जो भी प्रेशर की यूनिट होगी सब मेंशन करनी पड़ेगी। Similarly, N2 plus 3H2 change to 2 ammonia. All are in the gaseous state. What about the delta Ng? -2. Then unit of Kc is mole by liter power 2. So liter square mole inverse square. बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो, वापस बोल दो इसको यार, समझ गए? मोल पर लीटर, मोल नीचे लीटर ऊपर, तो चाहे तो आप इसको लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स टू लिख लो। अच्छा इसकी बनाना A 2A गैस 3B गैस एंड 4C गैस। यूनिट ऑफ Kc सीधा मोल पर लीटर, ये ATM इनवर्स, ये लीटर पर मोल हो गया ना, या लीटर मोल इनवर्स हो गया, और ये आपके पास 1/ATM हो गया सीधा सीधा ही। तो यूनिट बनानी आ गई आपको, कैसे करना है काम। और वैसे भी इसके अंदर घुसना हो तो मैं आपको तरीका बता देता हूं, ये आया कैसे, सुनो। मैंने केसी लिखा, केपी लिखा। केसी क्या बना जी? C पावर 4, P पावर 3, A पावर 2, मोल पर लीटर पावर 4,
मोल पर लीटर पावर 3, मोल पर लीटर पावर 2। अब तो समझ गए, ये सब कैंसल हुआ, तो आपके पास क्या बच गया? मोल पर लीटर 5 - 4, सॉरी 4 - 5 मीन मोल पर लीटर इनवर्स 1। अब तो क्लियर होगी ना बात? कॉन्सेंट्रेशन की पावर अपने क्या लिख दी है? -1। अगर मुझे केपी लिखना पड़े बच्चे, तो मैं लिखूंगा एटीएम पावर 4, एटीएम पावर 3, एटीएम पावर 2, एटीएम 4 - 5, एटीएम -1। कोई शक, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, इमीडिएटली डिस्कशन कर लो। पक्की बात? चलो, ये थी आपके पास कि अगर आपके पास प्योर सबस्टांस हो तो क्या हरकत करनी है। केसी केपी में आपको प्योर सबस्टांस को कभी मेंशन नहीं करना। फिर यूनिट ऑफ केपी केसी आई कैसे, उस पे बात कर रहा हूं। और केएक्सटी कोई यूनिट होएगी नहीं, ये बात कर रहा हूं। ये 7 नंबर पेज हुआ हमारा। आगे बढ़ू? चलो, अब हमारे पास है रिलेशन इन बिटवीन। अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशन इन बिटवीन द केपी एंड केसी। वैसे तो काम की बात यह है कि सीधे रिलेशन पे काम कर लें। केपी केसी आरटी पावर डेल्टा एन जी। केपी in case of partial pressure equilibrium constant, kc in case of concentration equilibrium constant, r gas constant, t temperature, delta ng product minus reactant। kp is equals to kc rt power delta ng। अगर आप डेरिवेशन चाहते हो तो मैं डेरिवेशन भी शुरू कर सकता हूं, आपकी चॉइस पे बात है बस। इसका डेरिवेशन करना है बच्चे किसी ने? फॉर्मूला समझ में आ गया? kp is equals to kc rt power delta n। अब अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे क्लास खत्म होने से पहले पहले बता देना कि यार इसका डेरिवेशन करवा दो। अब मुझे देखना यह है कि डेल्टा एनजी, इसको अप्लाई करके देखते हैं। डेल्टा एनजी 0 हो, जैसे कि आपके पास कौन कौन रिएक्शंस हैं? N2 गैस, O2 गैस, चेंज टू 2NO गैस। इसके लिए Kp बराबर कौन आ गया? Kc, क्योंकि डेल्टा एनजी की वैल्यू बच्चे क्या हो गई है? 0। सिमिलरली डेल्टा एनजी पॉजिटिव वाले पे काम कर लें। अगर कहीं PCl5 गैस फॉर्म में हो, PCl3 गैस फॉर्म में हो, क्लोरीन गैस फॉर्म में हो, तो 2 - 1, तो Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर 1। तो डेल्टा एनजी क्या हो गया था बच्चे? पॉजिटिव। 2 - 1, तो पॉजिटिव अगर Kc डेल्टा एनजी पॉजिटिव हो गया तो क्या आप समझ पा रहे हो? Kp ग्रेटर देन Kc हो चुका है। तो यही इस टाइप के क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस इन विच केस Kp ग्रेटर देन Kc, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा फाइंड द डिफरेंस ऑफ Kp Kc। क्लियर ना? तो Kp कहां Kc से ज्यादा है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। चेक करना, मैं रैंडमली कुछ इक्वेशन लिखता हूं सिंबॉलिकली सिर्फ। 2p गैस, 2q गैस, साइन ऑफ इक्विलिब्रियम 3r गैस। चेक करना यहां Kp Kc से ज्यादा है कि नहीं है। Kp ज्यादा नहीं है, हाँ -1 आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा एनजी क्या आ गया है? माइनस। अगर सभी सुन पा रहे हैं तो क्लियर। यहां 3p गैस, 2q गैस,
6R गैस, क्लियर, क्योंकि डेल्टा एन जी क्या हो गया बच्चे, पॉजिटिव। अगर 3p गैस, Q गैस चेंज टू द 4R गैस, शायद आप तक रीच बन रही होगी इन सब बातों की, क्लियर ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि कहाँ केपी केसी से ज्यादा है, कहाँ कम है, क्लियर। तो वो केस हमारे पास डेल्टा एनजी अगर नेगेटिव हो जाए, जैसे कि N2 गैस 3H2 गैस चेंज टू 2 अमोनिया गैस, डेल्टा एनजी बच्चे समझदार है, दो ये रहा, चार ये रहा, -2, केपी लिखा, केसी लिखा, आरटी लिखा, -2 लिख दिया, केपी केसी में आरटी की पावर 2 का डिवाइड हो गया। तो जो बच्चे क्लास में बैठे हैं और सुन पा रहे हैं वो समझ गए कि केसी बड़ा था, तभी तो डिवाइड करके बराबर करना पड़ रहा आरटी स्क्वायर का। केपी बड़ा था, ठीक है, केपी की वैल्यू बड़ी थी, तभी केसी डिवाइडेड बाय आरटी स्क्वायर कर दिया। इसमें कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो इमीडिएटली डिस्कशन हो सकता है बेटा, ठीक है जी। और अभी किसी के दिमाग में सडन आया हो कि मुझे डेरिवेशन चाहिए तो बोल दो, क्योंकि ये हमने अब लिख दिया है पेज नंबर 8। पक्का नहीं? अब हमारे पास केपी और केएक्स का क्या रिलेशन निकलेगा वो भी काम कर लेते हैं जी। केपी इज इक्वल टू केएक्स प्रेशर पावर डेल्टा एनजी। और तुम समझ कैसे जाओगे, पता है क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का जब पार्शियल प्रेशर से टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई होएगा ना, तो पार्शियल प्रेशर बनता है। वापिस पार्शियल, चैप्टर का नाम सॉल्यूशन, चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई विद द टोटल प्रेशर। तो भाई ये किसको इंडिकेट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, टोटल प्रेशर को। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कौन सा पी बन गया, पार्शियल प्रेशर वाला। फिर भी दिक्कत हो तो एक काम और कर लेते हैं, N2 3s2 2 अमोनिया, इसका केपी लिखना है मुझे। तो मैंने क्या लिखा जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। और अगर कोई बोलना चाहे कि तुम पार्शियल प्रेशर को कैसे लिखते हो, मैं बोलूंगा जी मैं पार्शियल प्रेशर बराबर क्या बनाता हूं पता है आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। पावर क्या लिख दिया, 2। मोल फ्रैक्शन इज इनटू टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। तो इस पार्शियल प्रेशर की जगह मैंने मोल फ्रैक्शन लिख दिया, प्रेशर लिख दिया। अब इस पी एन टू की जगह पे एक्स ऑफ एन टू टोटल प्रेशर, और यहां एक्स ऑफ एच टू टोटल प्रेशर का क्यूब। अब तो शायद बच्चों तक रीच भी बन गई हो इस बात की कि इसमें से ये एक्स अमोनिया स्क्वायर, ये एक्स नाइट्रोजन पावर 1, एक्स हाइड्रोजन पावर 3, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, के एक्स। ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू विद पावर विद पावर विद पावर। और जो बच गया पी पावर डेल्टा एनजी 2 - 4। क्या सच में समझ गए? तो इस फॉर्मूले का यूज वैसे मेडिकल में कम ही होता है, लेकिन फिर भी बता दिया है। तो केपी केसी के एक्स तीनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, केपी केसी के एक्स तीनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, केपी केसी के एक्स तीनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हो अच्छी तरीके से। पीछे किसी को डाउट हो इस पेज पर,
केपी केसी आपस में कनेक्ट कैसे हुआ, केपी कहाँ ज्यादा हुआ, केसी कहाँ ज्यादा हुआ, केपी केसी के बराबर कब हुआ, केपी के एक्स पी पावर डेल्टा एन जी कैसे आया। अगर इसमें कोई भी लॉजिकल प्रॉब्लम आ रही हो तो इमीडिएटली डिस्कशन कर लो। पक्की गल। चलो जी, ये हमारा था केपी केसी का रिलेशन, केपी केसी की यूनिट, कैसे केपी ज्यादा हो रहा है, केसी केसी ज्यादा हो रहा है, कैसे बराबर हो रहा है। क्लियर ना। केपी के एक्स से कैसे कनेक्टेड है, आर कौन है, गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है बच्चे, मोल कॉन्सेप्ट और स्टेटसोमीटर में पढ़ चुके हैं 0.0821 0.0831। नीड होएगी तो वैसे वैसे उठाते रहेंगे इन टर्म्स को। अब जहां मैं पहुंचना चाहता हूं वो पता ही क्या है, ये जो के है ना, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, या फिर यूं मान के चलो कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे समझ लो आप। और स्टार ऑफ मेडिकल एग्जाम्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक, और ये 5 स्टार टॉपिक है बच्चे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ 5 स्टार टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एग्जाम में जनरली मिलता है आपको। तो पहली बात शुरू करूं, ध्यान से सुनो भाई। इक्विलिब्रियम रिएक्शन फिक्स हो, टेम्परेचर फिक्स हो, तो मेरे भाई के इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी उस रिएक्शन के लिए क्या होती है, फिक्स होती है। क्लियर। रिएक्शन फिक्स, टेम्परेचर फिक्स, के इक्विलिब्रियम फिक्स, रिएक्शन फिक्स, टेम्परेचर फिक्स, के इक्विलिब्रियम फिक्स, रिएक्शन फिक्स, टेम्परेचर फिक्स, के इक्विलिब्रियम फिक्स। वन रिएक्शन वन के इक्विलिब्रियम। रिएक्शन फिक्स, इस बात को ना जनरल में लिखना है आपने, तो जनरल में पता है कैसे लिख सकता हूं मैं, जैसे मान लो इसको यहां से रब किया मैंने। क्लियर। इसको रब किया मैंने पता क्या लिखना है, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, for a particular equilibrium reaction at constant temperature the value of equilibrium constant is fixed। ये मतलब निकला इस बात का, अगर आप समझ गए तो। for a particular reaction at constant temperature the k equilibrium is constant, मतलब फिक्स है, बदलेगा नहीं। अगर रिएक्शन फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, तो के इक्विलिब्रियम उस रिएक्शन का फिक्स ही होना है, उसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं आएगी। दूसरी बात, मतलब एक किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन का फिक्स टेम्परेचर पे के इक्विलिब्रियम फिक्स ही होता है, नो चेंज एट ऑल। अब बात है, अगर मैं रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन को, बोलो बोलो बच्चा। वो तो ढेरों बच्चे, किसी भी एक पर्टिकुलर का एग्जांपल कैसी रट्टा मारना पड़ेगा। मान लो तुम रिएक्शन उठा रहे हो, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन लाइक N2 3H2 टू अमोनिया। अब ऐसे 500 टाइप के टेम्परेचर और 500 टाइप के इक्विलिब्रियम, लेकिन मैंने जो बोला वो क्या था कीरत, पर्टिकुलर रिएक्शन, ये हो गई। टेम्परेचर मान लो मैंने 500 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया। क्लियर। और केसी की वैल्यू 10⁻⁴ मैंने 24 ले ली। तो रिएक्शन फिक्स, टेम्परेचर फिक्स, केसी फिक्स। क्लियर ना। तो वही सेम चीज मैं पीछे आपको लिख कर देकर आया था कि रिएक्शन अगर मेरे पास फिक्स है, क्लियर, अगर मेरे पास रिएक्शन फिक्स है और टेम्परेचर मेरे पास अगर फिक्स है, क्लियर, रिएक्शन अगर मेरे पास फिक्स है, टेम्परेचर मेरे पास अगर फिक्स है, तो के इक्विलिब्रियम भी फिक्स ही होना है, नो चेंज एट ऑल। अगर कोई एक रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, अगर कोई एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, उसका मल्टीप्लाई विद एन हो जाए, या फिर डिवाइड बाय 1/n, मतलब n हो जाए, इसको यूं समझ लो, डिवाइड बाय n या मल्टीप्लाई विद 1/n हो जाए। इसके मैं एग्जांपल एक नहीं 200 दे दूंगा। सुनो, ये मेरे पास H2I2 है, इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दिया तो क्या बन गया, 2H2 2I2 4Hi। ठीक है।
तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। इसको आपने HI का पावर 2 लिखा, ध्यान मत हटा लेना, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। और एक अच्छी बात है, अभी तक ना बच्चों का जो नंबर है वो कांस्टेंट बना हुआ है, तो उनका नेटवर्क सही सलामत चल रहा होगा, मतलब क्लियर। ठीक है जी। अब मुझे इन दोनों के बारे में रिलेशन जानना है, तो एक थोड़ी सी बात सुनो। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा पुराना वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, ये मेरा नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। एक बार फिर, ये मेरा पुराना वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, तो पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर मैं पावर 2 कर दूं तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा, या फिर नए वाले को रूट कर दूं तो पुराना वाला आ जाएगा। इफ यू वांट टू नो अबाउट द रिलेशन इन बिटवीन K1 एंड K2, तो यू शुड सी द मल्टीप्लाई किससे किया है, मल्टीप्लाई किससे किया है। तो अगर मल्टीप्लाई आपको पता चल गया कि मल्टीप्लाई हमने किससे किया है, तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होएगा मल्टीप्लाई किया है, तो पुराने वाले के पावर n, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओल्ड वाले की पावर n। अगर डिवाइड कर रखा है वो भी करके बता देते हैं बच्चे, लेकिन पहले इस पे कंसर्न दो कि तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं। रिएक्शन फिक्स, टेम्परेचर फिक्स, रिएक्शन फिक्स, टेम्परेचर फिक्स, तो के इक्विलिब्रियम भी फिक्स ही रहेगा। उसने कहा जी हाँ जी, किसी भी रिएक्शन को मल्टीप्लाई विद n कर दें, किसी भी रिएक्शन को मल्टीप्लाई विद n कर दें तो पावर n हो जाएगा, नए वाला जो बनेगा वो पुराने वाले की पावर n बनेगा। अब अगर मैं इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई विद 1/n कर रहा हूं, डिवाइड तो n से कर दूं या मल्टीप्लाई 1/n से कर दूं, करके देख लेते हैं। यहां लिखा n2, यहां लिखा O2, यहां लिखा NO, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसको हाफ N2 हाफ O2, इसको NO लिख दिया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। तो आपको करना क्या है, नया वाला K2 है, पुराना वाला K1 है, यहां से यहां तक पहुंचने में मल्टीप्लाई विद हाफ या डिवाइड बाय किससे किया, 2, या तो डिवाइड कर दिया 2 से, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, या फिर मल्टीप्लाई विद हाफ कर दिया है, तो ये न्यू है, ये आपके पास पुराना वाला है, तो पुराने वाले की पावर क्या कर दोगे, हाफ। फिर भी नहीं समझ पा रहे तो मैं वैल्यू लिख के बता देता हूं, NO का पावर 2, N2 एस सच, O2 एस सच, यहां NO पावर नथिंग, यहां O2 पावर हाफ, N2 पावर हाफ, O2 पावर हाफ। अब सोचो, अगर मैं K1 का रूट ले लूं, अगर मैं K1 का रूट ले लूं, K1 का रूट, क्लियर है, तो ये पावर 2 कट के NO बन जाएगा और इनकी सबकी पावर हाफ हाफ आ जाएगा। तो मुझे K1 का रूट लेने से K2 मिल गया, या K2 का स्क्वायर करने से K1 मिल गया। K2 का स्क्वायर कर ले, NO की पावर 2, N2 की पावर 1, N2 O2 की पावर भी 1 बन जाएगा। तो अगर किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई विद n कर रहे हो तो नए वाले की पावर n कर दो, और अगर डिवाइड बाय n कर रहे हो तो नए वाले की पावर 1/n कर दो। इससे तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता लगा सकते हो। बोलो जी। और इसी तरीके से अगर मैं दो या दो से ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का सम कर दूं, 6 मिनट क्लास के हैं बच्चे मेरे पास, कितने बजे खत्म होती है क्लास वैसे, 12, 15, 1, 10, हाँ 1 मिनट रह गया ना फिर, हाँ 1 मिनट रह गया, 1 मिनट, मुझे लगा 12, 15 पे 1 मिनट रह गया। सुनो, तो अगले पेज पे 3rd नंबर पे लिख रहा हूँ, किसी को कंफ्यूजन पिछले पेज पे रहा हो तो मेरे से डिस्कशन कर सकता है वो। ये 8 नंबर पेज था, ये मेरा 9 नंबर पेज है। लो जी, इफ an equilibrium reaction is the sum of two or more equilibrium reactions, then if an equilibrium is a sum of two or more equilibrium reaction,
तो करना क्या जी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, K1, K2, K3, B बाय ए, C बाय बी, D बाय सी, और इन सबको जोड़ दिया। ये A से B बना, B से C बना, C से D बना, सॉरी ये फाइनल क्या हो गया, A से D। तो ये क्या बन गया, B बाय ए, A से D, D बाय ए। तो अगर मैं K1 को K2 से K3 से मल्टीप्लाई कर दूं, B बाय ए, C बाय बी, D बाय सी, तो मेरे को एग्जैक्टली क्या मिल जाएगा, D बाय ए। अगर इसमें आपको लगता है कि मैंने थोड़ी जल्दीबाजी कर दी तो इसको हम बाद में भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप समझ गए हो तो वेल एंड गुड है। इफ एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज अ सम ऑफ टू और मोर इक्विलिब्रियम्स, देन नया वाला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होएगा वो सेवरल स्टेप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के बराबर होएगा। और इसको हमें आयनिक इक्विलिब्रियम में भी बहुत अच्छे तरह से यूज करना है। तो 10 नंबर पेज पे जो लिखा हुआ है, अगर जब हम कल क्लास में मिलते हैं तो पहले आप ना इसका रिवीजन करोगे, और मैं भी इसका 5 मिनट का रिवीजन करूंगा।